फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। चलिए, वर्णमाला में हम दूसरा भाग लेके आ गए हैं। कल मैंने स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने सभी को हल करवा दिया था। इसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। आज वर्णमाला में हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है इस पर हम कवर करेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन देख लेते हैं क्या है। सुर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्ण जो होता है, बिना सुर के व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। बिना आ के कोई भी व्यंजन वर्ण आप नहीं बोल सकते। जैसे हम कोई भी व्यंजन लिख दें यहाँ पर धा या माँ, तो बिना आ के स्वर के बिना हमें व्यंजन बोलना असंभव हो जाएगा। चलिए, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, मतलब असंभव है। कोई भी व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या है जो 33 मानी जाती है। यदि द्विगुण व्यंजन दाढ़ा को हम जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजनों की संख्या 35 होती है। यदि आपसे पूछा जाए परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है तो 33 होती है। यदि द्विगुण व्यंजन दाढ़ा को शामिल कर लें तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। चलिए, अब हम व्यंजन का वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए, तो व्यंजन का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इसमें स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो व्यंजन का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से देखेंगे, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। चलिए, हम पहला इसका पार्ट देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम समझते हैं। चलिए, तो इसमें हम स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, होंठ है आदि का स्पर्श करते हुए निकले, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जैसे कंठ है, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ इन विशेष स्थानों से गुजरते हुए हवा निकले तो ऐसे वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के कुछ वर्ग हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे का वर्ग है। का वर्ग में जितने वर्ण आएंगे उनको कंठस्थ वर्ण या कंठस्थ से संबंधित वर्ण हम कहते हैं। जैसे का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा और इया। यहाँ पर का वर्ग कंठस्थ से संबंधित है, चा वर्ग तालु से संबंधित है और टा वर्ग मूर्धा से संबंधित है, ता वर्ग दंत से संबंधित है और पा वर्ग ओष्ठ से संबंधित है। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के निम्न वर्ग हैं, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, स्पर्श व्यंजन को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, इसको हम देखते हैं। चलिए, स्पर्श व्यंजन को 2 प्रकार से बांटा है मैंने, एक तो घोषक के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। एक घोषक के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजन को 2 पार्टों में बांटा है। तो घोषक के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अघोष होता है और एक होता है सघोष या घोष। चलिए, पहले हम घोषक के आधार पर देख लेते हैं।
अघोष और सघोष को, अघोष क्या है और सघोष क्या है। तो पहले सबसे पहले हम अघोष को देखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में सुर तंत्रियों में कंपन ना हो, ऐसी स्थिति को हम अघोष कहते हैं। अघोष में कौन कौन से व्यंजन या वर्ण आते हैं। तो अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। कोई भी वर्ग देख लो, जैसे मैंने का वर्ग लिया, का वर्ग में देखेंगे तो का, खा, कोमा गा, कोमा घा, कोमा डा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि का वर्ग में अगर हम देखेंगे कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें बताया गया है जिन ध्वनियों के उच्चारण में सुर तंत्रियों में कंपन ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम अघोष कहते हैं। उसे हम हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। तो यदि हर वर्ग में, का वर्ग में हम आपको बताए दे रहे हैं कि इसमें का और खा इसमें अघोष हैं, इसमें का और खा अघोष वर्ण हैं। चलिए अब सघोष देख लेते हैं हम। सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में सुर तंत्रियों में कंपन हो, उन्हें हम सघोष कहते हैं। अघोष में यदि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आया है, तो सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आएगा सघोष में। तो यहाँ पर अघोष हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर होता है और सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है। चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन यहीं पर बना देता हूं कि यदि मैंने कह दिया कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। जैसे मैंने लिख दिया चा, जा, झा, मा। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। तो हमें पता है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। तो यदि हम चा वर्ग में देखेंगे, चा वर्ग में तो सबसे पहले चा, फिर छा, जा, झा, या। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला अक्षर चा है, तो यह अघोष में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम प्राणत के आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पर प्राणत के आधार पर इसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण होता है। चलिए अल्प प्राण को देख लेते हैं हम सबसे पहले कि अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण को देख लेते हैं। जिन ध्वनियों से मुंह से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण जिन ध्वनियों से मुंह से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के उदाहरण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। महाप्राण को देख लेते हैं। जिन ध्वनियों से मुंह से ज्यादा हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। चलिए व्यंजन का वर्गीकरण हमने इसका पार्ट पहला देखा, स्पर्श व्यंजन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए व्यंजन के वर्गीकरण में हम देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट अंतस्थ व्यंजन।
या रा ला वा, या रा ला वा को संयुक्त रूप से हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन केवल 4 वर्ण होते हैं, या रा ला वा। और या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, केवल रा को लुंठित कहते हैं और ला को यहाँ पार्श्विक कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आप समझ गए होंगे कि या रा ला वा को ही अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यदि हम या और वा की बात करें तो इनको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है और रा को लुंठित के नाम से और ला को पार्श्विक के नाम से जाना जाता है। चलिए व्यंजन का तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम, ऊष्मीय संघर्षी। चलिए तो व्यंजन का तीसरा है ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन में केवल 4 ही वर्ण आते हैं, सा, शैटी वाला सा, पा वाला सा और सा है और हा है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में ऊष्मा या गर्मी पैदा हो। ऐसे वर्णों को हम ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए कुछ वर्ण ऐसे हैं जो किसी विशेष स्थान से उनका उच्चारण होता है, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नासिका या नासिक। नासिका या नासिक का मतलब होता है नाक से। तो यहाँ पर अंग और हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक होता है। इन वर्णों को बिना नाक की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। चलिए ये दंत देख लेते हैं। इसमें ता वर्ग और सा को शामिल किया गया है। ता वर्ग में जैसे ता, था, दा, धा और सा भी शामिल कर लेंगे। तो ये जो वर्ण है ये दांतों को स्पर्श करते हुए निकलेंगे। दंत मूल है, इसमें रा और ला आता है। दंत ओष्ठ जो वह होता है, दंत और प्लस के ओष्ठ में भी स्पर्श होता है। ओष्ठ देखेंगे, पा वर्ग आएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा। बिना ओठों की सहायता से इनका उच्चारण आप नहीं कर सकते। कंठ से निकलेंगे, छोटा बड़ा, आहा, का वर्ग और हा। ऐसे तालु से ये शब्द निकलेंगे। कंठ तालु प्लस के ए हो जाएगा। मूर्धा से ऋषि, टा वर्ग और पाका सा इससे निकलेंगे। चलिए मैंने 2 वीडियो में आपको हिंदी वर्णमाला पूरी करवा दी है।